यू आर वेलकम टू एन एम क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री के चैप्टर 7th विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म को। मैं इस वीडियो में इसके NCERT क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी और लेसन तो आपने पढ़ लिया होगा। अगर लेसन नहीं पढ़ा है तो आप मेरे ही चैनल पर रिवीजन नोट्स देख सकते हैं, उससे लेसन रिवाइज हो जाएगा, या लेसन भी समझा रखा है, एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन लोगों ने किन आइडियाज़ को सपोर्ट किया। ये सभी सोशल रिफॉर्मर्स हैं। सोशल रिफॉर्मर्स कहते हैं समाज सुधारक को। तो ये हैं राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीरसालिंगम पंतुलू, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए देखते हैं। ये आप इनको इनकी शक्ल भी अच्छे से पता होनी चाहिए कौन व्यक्ति कौन है। ये हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। सती प्रथा एबोलिशन, समाप्त करने की एबोलिश होती है, उससे बनता है वर्ड एबोलिशन। सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी शिक्षा दी जाए इंडिया में भी, उसके सपोर्टर थे ये। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। ये हैं दयानंद सरस्वती, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये उसके संस्थापक यही हैं। ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। लेसन में आपने पढ़ा होगा कि विडो, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, ऐसी वुमेन को पहले दोबारा से शादी करने का राइट ही नहीं था, बल्कि लोग बड़े अगेंस्ट थे। और कई बार तो आपने जैसे पढ़ा सती प्रथा में कि अपने हस्बैंड की जो चिता होती थी उसी पे उन्हें ज़बरदस्ती जलने के लिए बाध्य किया जाता था। तो इन्होंने विडो रीमैरिज की, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो दोबारा से मैरिज कर सकती है, इस चीज़ को सपोर्ट किया। नेक्स्ट है वीरसालिंगम पंतुलू इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। ये मद्रास रेजिडेंसी के एरियाज में तेलुगु बोलने वाले रिफॉर्मर थे, वीरसालिंगम पंतुलू। फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। ये हैं वीरसालिंगम पंतुलू, और इन्होंने भी विडो रीमैरिज के लिए, यानी कि विडो की दोबारा से शादी हो सके उसके लिए संगठन की स्थापना करी। नेक्स्ट हैं ज्योतिराव फुले। ये ज्योतिराव फुले हैं, इन्होंने कास्ट इक्वलिटी, एज यू नो कि इंडिया में कास्ट सिस्टम था सोसाइटी में, जिसमें कि पहले ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते थे। लेकिन ये इस चीज़ के सपोर्टर थे कि सब इक्वल होने चाहिए, किसी की कास्ट बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। कास्ट हो सकती है कि ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, लेकिन सब बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि किसी को छोटा बड़ा माना जाए। फिर है पंडिता रमाबाई। ये पंडिता रमाबाई हैं। शी रोट ए बुक अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अपर कास्ट हिंदू विडोज। विडो तो किसी भी कास्ट में हो सकता है, अपर कास्ट में भी, लो कास्ट में भी। तो इन्होंने मेनली जो अपर कास्ट में लेडीज़ विडो हो जाती थी उनकी दयनीय हालत के बारे में बुक लिखी। पैथेटिक का मतलब है मिजरेबल, कष्टपूर्ण। शी सेटअप ए विडो होम एट पूना। उनकी हालत से पिघल कर इन्होंने पूना में एक विडो होम भी बनाया। विडो होम से मतलब है जहाँ विधवाएं जाकर रह सकती थी। टू गिव शेल्टर टू विडोज, इस तरह से उन्हें शेल्टर दी। नेक्स्ट हैं पेरियार या EV नायकर। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इन्होंने आत्मसम्मान के लिए मूवमेंट चलाया। शूद्रों को बहुत दलित माना जाता था, विशेष रूप से इन्होंने दलितों के लिए काम किया, तो उनमें आत्मसम्मान की भावना जगाने के लिए इन्होंने काम किया। अनटचेबिलिटी और छुआछूत को हटाने के लिए इन्होंने काम किया। मुमताज अली, एडवोकेटिंग जेंडर इक्वलिटी। जेंडर से मतलब है मेल या फीमेल। तो इन्होंने इस बात की वकालत करी, इस बात का सपोर्ट किया है। एडवोकेटिंग का मतलब है सपोर्टेड,
कि जो मेल और फीमेल हैं वो इक्वल हैं। आपने लेसन में पढ़ा है कि विमेन को बहुत ही इन्फीरियर समझाता कि जाता था कि वो बाहर नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी नहीं, और उन्हें मैरिज करने का भी हक नहीं है अगर एक बार हस्बैंड की डेथ हो जाए तो इन्होंने कहा मेल और फीमेल दोनों इक्वल होते हैं, और इन्होंने विमेन्स के राइट्स के लिए काम किया कि विमेन को पूरे अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी विडो रीमैरिज के सपोर्टर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बंगाल, जब ब्रिटिश ने बंगाल पे अपना हक जमा लिया, दे फ्रेम्ड मैनी न्यू लॉज, उन्होंने बहुत सारे नए नए लॉ बनाए। टू रेगुलेट द रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, किसके बारे में उन्होंने रूल्स बनाए? मैरिज के बारे में, जैसे रीमैरिज वाला बनाया, अडोप्शन कि अडोप्ट कर सकते हैं, बच्चे को गोद ले सकते हैं, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी, पैतृक जो संपत्ति होती है कि वो मिलनी चाहिए, उसके बारे में रूल बनाए। तो ये बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्मर्स हैड टू डिस्कार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। सोशल रिफॉर्मर्स ने जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, प्राचीन किताबों में बातें लिखी हुई थी उनका त्याग किया। डिस्कार्ड का मतलब त्याग किया, समाज में सोशल प्रैक्टिस के रिफॉर्म के लिए, सुधार करने के वास्ते। ना, इसके उल्टा था। उन्होंने जो हमारे प्राचीन एंशिएंट टेक्स्ट थी उनमें से सेंटेंसेस या वर्सेस निकाली, ये सपोर्ट करने के लिए कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये फॉल्स है। रिफॉर्मर्स गोट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द कंट्रीज पीपल। जो रिफॉर्मर्स थे उन्हें कंट्री के सभी लोगों का सपोर्ट मिला नहीं, बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, अपोज किया। ये फॉल्स है। द चाइल्ड रीमैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1829। पहले चाइल्ड मैरिज का रिवाज था, बचपन में शादियां कर दिया करते थे, और बचपन में नहीं, एक बहुत बड़े एल्डरली आदमी से छोटी बच्ची का विवाह कर देते थे। तो इसको रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट का मतलब है रोकना, रेस्ट्रेंट एक्ट बनाया गया था, और ये पास हुआ था 1829 में। ये बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स प्रमोट न्यू लॉज? प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना। एंशिएंट टेक्स्ट की नॉलेज ने रिफॉर्मर्स की कैसे हेल्प करी नए कानून बनाने में, उनको बढ़ावा देने में? फ्रॉम द अर्ली 19th century people began to think about social changes. अर्ली 19th century से लोगों ने सोशल चेंजेस के बारे में, सोशल या सोशल एक ही जैसा वर्ड है, के बारे में सोचना शुरू किया। रिगार्डिंग सोशल कस्टम्स, किस बारे में? जो भी उस समय समाज में रीति रिवाज थे उनको लेकर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। जैसे आप लिख के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मोबाइल पे बोल के करते हैं, टीवी पर देख कर करते हैं। तो कम्युनिकेशन के नए नए फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ। इसका एक कारण तो ये था, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स वर प्रिंटेड। और अब चूँकि प्रिंटिंग प्रेस बन चुकी थी तो बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स और पैम्फलेट मतलब पर्चे प्रिंट होने लगे। दे वर चीप, और अब ये सस्ते। पहले बुक्स बड़ी महंगी थी क्योंकि हाथ से लिखी जाती थी। एंड मोर एसेसिबल देन मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब होता है हैंड, स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ। जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। तो वो एसेसिबल नहीं थी क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो किताबों की कॉस्ट घट गई बहुत ज़्यादा, इसलिए सब पढ़ने लगे उनको। ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड देम, आम लोग भी पढ़ सकते थे उन्हें। मैनी ऑफ देम कुड राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन द लैंग्वेजेस। और अब बहुत सारे लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में अपनी बातों को कहने लगे, तो इससे बड़ी हेल्प मिली। What were the different reasons people had for not sending girls to school? अब क्या क्या रीजन थे
कि लोग गर्ल्स को स्कूल में भेजना क्यों नहीं चाहते थे। When the first schools were opened in the mid 19th century, जब मिड 19th सेंचुरी में पहली बार स्कूल खोले गए, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, लोग उनसे बड़े डरते थे। क्या क्या डर थे? दे फियर, उन्हें डर था दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम, कि अभी तक तो गर्ल्स होम में रहती थी, कि अगर स्कूल जाएंगी तो वो घरों से दूर हो जाएंगी। दे वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, अब पहले घर का काम करती थी सारा, तो अब लोग सोचते थे स्कूल में पढ़े लिखेंगे तो ये घर का काम नहीं करेंगी। गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस टू रीच स्कूल, और गर्ल्स को स्कूल पहुंचने के लिए अब जो पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पूरी पब्लिक चलती है, सड़कें हैं, वहाँ से जाना होगा। दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम, इससे वो बिगड़ जाएंगी। करप्टिंग का मतलब है बिगाड़ने वाला प्रभाव। गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, वो लोग मानते थे कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से दूर ही रहना चाहिए। आज आप समझ सकते हैं कि कितना चेंज आया है। आज तो सब गर्ल्स बाहर जाती हैं, बाहर ही नहीं जाती, वो तो एरोप्लेन उड़ाती हैं, स्पेस में भी पहुंच गई हैं। कितना चेंज आया है सोसाइटी में। पहले आज से 200 ईयर्स पहले कितनी बैकवर्ड्स थिंकिंग थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मैनी पीपल इन द कंट्री अटैक क्रिश्चियन मिशनरीज? क्रिश्चियन मिशनरीज क्या थी? ब्रिटेन, जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, तो वो लोग समझते थे कि हमें अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। तो वो जो ग्रुप आते थे क्रिश्चियन बनाने के लिए, उन्हें वो मिशनरी कहलाते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज। तो कुछ लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज पे अटैक क्यों किया? वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। इफ सो, अगर ऐसा था, फॉर व्हाट रीजन, तो इसके कारण क्या थे? सपोर्ट क्यों किया और अपोज क्यों किया? मैनी पीपल अटैक्ड क्रिश्चियन मिशनरीज इन द कंट्री, बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज पर अटैक किया। बिकॉज अटैक से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जाके डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दिए। अटैक से मतलब है उनकी आलोचना करी। बिकॉज दे सस्पेक्टेड, क्योंकि उन्हें शक था, दैट दे वर इन्वॉल्व इन द फोर्स कन्वर्जन। कन्वर्जन होता है किसी का धर्म बदलवाना, चेंज करना, कन्वर्ट करना, मतलब हिंदू से क्रिश्चियन बना देना, हिंदू से मुसलमान बना देना, मुसलमान से क्रिश्चियन बना देना, रिलीजन चेंज कर देना। और पुअर के, ये गरीब लोगों का, और जो ट्राइबल पीपल हैं जो वन में रहते हैं, फ्रॉम, उन्हें वो हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज बिगैन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर द ट्राइबल एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उन्होंने गरीब लोगों के, लोअर कास्ट के लिए, गरीब से मतलब यहाँ पर लोअर कास्ट, शूद्र जो था और अति शूद्र, और ट्राइबल लोगों के लिए स्कूल बनाने शुरू कर दिए। सो द ट्राइबल एंड लोअर कास्ट पीपल सपोर्टेड देम, तो इसलिए ट्राइबल लोगों ने और लोअर क्लास पीपल ने, पहले तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब उनके लिए स्कूल बनने लगे तो नेचुरली दे विल अप्रिशिएट, तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एज द चिल्ड्रन वर इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड, क्योंकि पढ़ लिख कर उनके बच्चे भी अब इस बदलती हुई दुनिया में अपना रास्ता बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप फॉर पीपल फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो? ब्रिटिश पीरियड में कौन से नए अवसर खुले उन लोगों के लिए जो कि ऐसी कास्ट से थे जिन्हें लो माना जाता था? यार एक सिंपल वर्ड में कि लो कास्ट लोगों के लिए कौन से अपॉर्चुनिटी सामने आई? विद द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, फैलना, बढ़ना, ग्रोथ। सिटीज के बढ़ने के साथ साथ न्यू डिमांड्स फॉर लेबर वर क्रिएटेड, लेबर की डिमांड बढ़ने लगी। आपने देखा सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए कितने लोग काम पे लगते हैं। ड्रेन्स हैड टू बी डग, नालियाँ खोदी जानी थी, रोड्स वर लेड, सड़कें बनाई जानी थी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग बननी थी, एंड सिटीज क्लीन, और शहरों की सफाई भी करनी थी। इट रिक्वायर्ड कुली, इसके लिए कुली चाहिए थे, डिगर्स खुदाई करने वाले, कैरियर्स सामान ढोने वाले,
ब्रिकलेयर्स, ईंट बनाने वाले, स्वीपर्स, सफाई करने वाले, रिक्शा पुलर्स, इन सब की बड़ी जरूरत पड़ी। दिस लेबर केम फ्रॉम पीपल बिलोंगिंग टू द लो कास्ट, और ये लोग सारे के सारे लो कास्ट कैटेगरी से आए। दे लेफ्ट देयर विलेज, उन्होंने अपने गांव छोड़ दिए, एंड स्मॉल टाउन्स, छोटे शहरों से वो चले गए, एंड शिफ्टेड टू द सिटीज़ टू गेट वर्क, काम पाने के लिए शहरों में शिफ्ट हो गए। तभी आप देखते हैं ना, हर शहर से बाहर स्लम एरिया है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये इतने सारे गरीब लोग एकदम से कहाँ से गए? तो ये लोग थे। पीपल वेंट टू वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक असम, मॉरिशस एंड इंडोनेशिया। यही लोग इन अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए भी गए, जैसे कि असम है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया है, तो ये यहाँ पर भी काम करने के लिए। ऑल्दो इट वॉज नॉट ईजी टू वर्क इन द न्यू लोकेशंस, नई लोकेशन पे जाके काम करना तो आसान नहीं था, क्योंकि अपने घर बार छोड़ के गए, वहाँ रहने की जगह नहीं थी। पुअर पीपल सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द एक्सप्लोटेशंस ऑफ द अपर कास्ट। लेकिन फिर भी ये एक मौका था कि जो अपर कास्ट अत्याचार कर रहे थे, उनसे उनका शोषण कर रहे थे, तो उससे दूर भागने का, उससे बचने का केवल एक ही तरीका था। गेट अवे का मतलब है यहाँ पर एस्केप, बचना। हाउ डिड ज्योति राव एंड अदर रिफॉर्मर जस्टिफाई द क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी इन सोसाइटी? ज्योति राव और दूसरे रिफॉर्मर्स ने सोसाइटी में जो कास्ट को लेकर इनइक्वलिटी, असमानता का भाव था, उसकी आलोचना कैसे की? ज्योति राव अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम ऑफ देयर सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स। ज्योति राव ने सबसे पहले तो ब्राह्मणों के दावे पर अटैक किया कि वो दूसरों से सुपीरियर हैं। ही आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया, द आर्यंस वर फॉरेनर्स, कि जो आर्यंस थे वो फॉरेनर्स थे, हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। पर इंडिया इतना बड़ा था कि इसे सब कॉन्टिनेंट माना जाता था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे। दे डिफीटेड एंड सबजुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, उन्होंने देश के जो सच्चे निवासी थे, यहाँ के बच्चे थे, उन्हें हराया और गुलाम बना लिया। सबजुगेटेड का मतलब दबा दिया उन्हें। अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड, जो अपर कास्ट लोग हैं उनका कोई अधिकार नहीं है उनकी ज़मीन पर, और ना ही उनकी पावर पर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द सो कॉल्ड लो कास्ट, ये ज़मीन उन लोगों की है जिन्हें कि ये लोग लो कास्ट कहते हैं। ही प्रपोज्ड दैट शूद्राज, यानी कि लेबर कास्ट, एंड अनटचेबल, जो अछूत लोग हैं, शुड यूनाइट, उन्हें संगठित हो जाना चाहिए, टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज देने के लिए, यानी कि जो कास्ट को लेकर पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव, उसको चैलेंज करने के लिए उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए। द सत्य शोधक समाज एसोसिएशन फाउंडेड बाय फुले, फुले ने सत्य शोधक समाज, शोधक का मतलब ही साफ करना होता है, कि समाज को साफ करने वाला, सच्चाई के रास्ते से सफाई करने वाला, सत्य शोधक समाज संगठन की स्थापना करी। प्रोपेगेटेड कास्ट इक्वलिटी, और कास्ट इक्वलिटी को प्रोपेगेट किया, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। वाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स? फुले ने अपनी बुक गुलामगिरी, जो अमेरिका में गुलामों को फ्री करने के लिए आंदोलन चला था, उसे समर्पित क्यों करी? इन 1873 फुले रोट गुलामगिरी। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नाम की बुक लिखी। इट मीन्स स्लेवरी, जिसका मतलब होता है गुलामी। सम 10 years बिफोर, इसे 10 साल पहले, द अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। अमेरिका में भी श्वेत और अश्वेत लोग हैं, बिल्कुल गोरे हैं, बिल्कुल काले हैं, तो वहाँ भी जो अश्वेत लोग हैं उन्हें बिल्कुल जानवरों जैसा माना जाता था। तो वहाँ पर इसके लिए बहुत मतलब लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुआ, तो वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम एबोलिश हो गया। और ये 10 साल पहले हुआ था इससे, जब इन्होंने 1873 में बुक लिखी। फुले डेडिकेटेड इस बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स, फुले ने अपनी किताब उन अमेरिकन्स को समर्पित करी
हु फोर्ट टू एबोलिश स्लेव्स, जिन्होंने कि स्लेवरी को एबोलिश करने के लिए लड़ाई की थी। Thus the book set up close relations between lower caste in India and the enslaved black people in America. तो इस प्रकार से इस बुक ने एक रिश्ता बना दिया, संबंध बना दिया, किसके बीच में? जो इंडिया के लोअर कास्ट थे और अमेरिका के अश्वेत लोग थे, ब्लैक पीपल थे। He fully extended his criticism of the caste system. फुले ने कास्ट सिस्टम की आलोचना करी टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी। चाहे किसी भी रूप में इनइक्वलिटी है, चाहे मेन वुमेन को लेकर है, चाहे कास्ट को लेकर है, सबकी उन्होंने आलोचना करी। ही वॉज पेन टू सी द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। अपर कास्ट वुमेन की हालत को देखकर, लेबरर्स मिजरीज, मजदूरों के कष्टों को देखकर, एंड द लो कास्ट ह्यूमिलेशन, और जो लो कास्ट है उनकी बेइज्जती को देखकर उन्हें बहुत दर्द होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अंबेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट? टेम्पल एंट्री मूवमेंट के द्वारा अंबेडकर क्या प्राप्त करना चाहते थे? अंबेडकर वॉज बोर्न इन ए मेहर फैमिली। अंबेडकर मेहर फैमिली में पैदा हुए थे। इन चाइल्डहुड ही एक्सपीरियंस वेरियस कास्ट प्रेजुडाइसेस इन हिज एवरीडे लाइफ। उन्होंने अपने रोजाना की ज़िंदगी में जाति को लेकर बहुत पक्षपात अनुभव किया था। प्रेजुडाइसेस का मतलब भी होता है पक्षपात। ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स। वो उन टैप से पानी नहीं पी सकते थे मेंट फॉर द अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के लिए हैं। ही वॉज मेड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम ऑन द ग्राउंड। उन्हें क्लास से बाहर जमीन पे बैठना होता था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल पूरा होने के बाद ही गोट ए फेलोशिप टू गो टू द यूएस। उन्हें यूएस जाने के लिए फेलोशिप मिली हायर स्टडीज़ करने के लिए। आफ्टर रिटर्निंग ही ट्राइड फॉर द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तब उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाने की कोशिश करी। मेहर कास्ट पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट। मेहर कास्ट वो लोग थे जो बहुत ही अति दलित थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स। अंबेडकर ने ये 3 बार आंदोलन चलाया फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 to 1935. He aimed to make everyone see the power of a caste prejudice within society. उनका उद्देश्य था कि जो सोसाइटी में, समाज में कास्ट को लेके पक्षपात चल रहा है वो सारी दुनिया देखे, हर कोई देखे। Why were Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar critical of the national movement? ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा गया, वो नेशनल मूवमेंट के आलोचक क्यों थे? डिड देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे? क्या उनकी आलोचना ने नेशनल स्ट्रगल में किसी तरीके से हेल्प करी? ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। ये मिडिल क्लास फैमिली से थे। दे वर अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम से जो अन्याय हो रहा था उसके अगेंस्ट थे। दे वर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट रन बाय द अपर कास्ट लीडर्स। जो अपर कास्ट लीडर्स नेशनल मूवमेंट चला रहे थे उसके भी आलोचक थे। बिकॉज दे हेल्ड, वो ये मानते थे दैट दिस वुड सर्व द पर्पज ऑफ द अपर, कि इससे तो जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका ही मतलब सिद्ध होगा। आफ्टर द मूवमेंट these people again continue their cruel practice of untouchability. स्ट्रगल के बाद भी इन लोगों ने छुआछूत की प्रैक्टिस को जारी रखा। किन लोगों ने? जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने। इवन पेरियार लेफ्ट द कांग्रेस, ये कांग्रेस में थे, पेरियार ने कांग्रेस भी छोड़ दी। इन द अर्लियर डेज ऑफ एन इंसिडेंस ऑफ अनटचेबिलिटी की एक घटना को देखकर इन्हें भी किसी पार्टी में बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर जो लोअर कास्ट थे उनके लिए अलग से जगह थी, अपर कास्ट की अलग थी। इन्हें ये देख के बड़ा दुख हुआ और इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। यस, देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल टू ब्रिंग यूनिटी अमंग पीपल।
इन्होंने जब आलोचना करी तो लोग यूनाइट हुए स्ट्रगल के मोमेंट में और वो से ज़्यादा पावर मिली। सच लोअर कास्ट लीडर्स स्पीचेस, जो ऐसे लोअर कास्ट लोगों की स्पीचेस हैं, राइटिंग्स, लेख हैं, मोमेंट्स हैं, मेड द इंडियंस रीथिंक द इविल प्रैक्टिस। उन्होंने इंडियंस को सोचने पर मजबूर किया कि वो इन बुराइयों के बारे में सोचें। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी है, प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।